ओके। सो आज से 1 साल पहले, 1 से डेढ़ साल पहले मैंने 5 ईयर रोड मैप की एक लाइव स्ट्रीम करी थी, ठीक है? और उसमें मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि इसको भी आगे जाके अपडेट मुझे करना है। जैसे ही आपके 1.5 से 2 साल पूरे हो जाएँगे देन आई हैव टू पब्लिश पार्ट 2। लेकिन उस वक़्त मैंने इतना ज़्यादा फ्यूचर में डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या उसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से चीज़ें होती हैं। ओके। जिसने भी वो लाइव स्ट्रीम देखी है और अच्छे से उसको फ़ॉलो किया है, तो दोबारा से उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है, ठीक है? बट अगर प्रॉब्लम आती है तो आज हम लोग उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर चेंज हुई है और हमें आने वाले 5 सालों में या आने वाले 2 सालों में क्या-क्या देखने को मिल सकता है, हमें क्या सीखना चाहिए, ठीक है? एंड जैसा कि आप देख ही रहे हो मेंटिस क्लब पे या फिर नॉर्मली मैं ट्रेड्स अपने शेयर कर रहा हूँ। उसमें आपने देखा ही होगा कितना अच्छा खासा मूव मार्केट हमें दे रही है। तो कंसिस्टेंसी और स्टेबल रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो ऐड करनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट के अंदर जो रिमूव करनी है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने शुरुआत में सीखा है ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी आपके काम आती रहे, ठीक है? मार्केट्स आर इवॉल्विंग और हमें मार्केट के साथ ही टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को बार-बार यूज़ करते रहें, ठीक है? मैं एनालिसिस करने नहीं आया हूँ इस वक़्त, मैं बस आपको समझाने आया हूँ। मेंटर्स क्लब कब तक रहेगा? आपको तो पता ही, मैं कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक तो चलाता नहीं हूँ। वो वैसे भी एक एनालिसिस ग्रुप है, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, डोंट वरी। मैं दोबारा से पब्लिक में ही आ जाऊँगा, बट स्टार्टिंग फ़ेज़ में मैं चाहता हूँ कि मैं कम लोगों के साथ ही उसे कंटिन्यू करूँ, इसलिए मैंने उसको जनरली लिमिटेड रखा हो, अगर आपने देखा हो। ओके, तो मैं पब्लिक अपने जो नॉर्मल मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहीं पर ही मैं एनालिसिस और कुछ टाइम बाद ही मैं आपको जनरली शेयर करूँगा नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ, ठीक है? या और जो मेंबर्स ओनली है, लाइव स्ट्रीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो भी मैं कुछ टाइम बाद आफ्टर दिस मंथ, आप समझ सकते हो, इस महीने के बाद नेक्स्ट मंथ से मैं फिर से नॉर्मल पब्लिक सब कुछ शुरू कर दूँगा। एवरीथिंग विल बी फ्री एज़ यूजुअल जैसे पहले था। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आफ्टरनून में भी एक स्ट्रीम करूँ और नाइट में तो हमारी स्ट्रीम हो ही रही है, ठीक है? नहीं, ग्रुप क्लोज़ हो जाएगा मेंटिस का इन केस, लेकिन जो एनालिसिस है, जो ट्रेड्स हैं, जो मैं जनरली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो नॉर्मल रहेगी। वो ऑफ़िशियल उस पे भी आ जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है? बट मैं कम लोगों के साथ प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का सबसे बेहतरीन व्हाट्स अ ब्यूटीफुल डे वी हैव। पहले ये बताओ आज की ट्रेड्स कैसी गई आपकी? मेंटिस वाले बताएँ, कैसे रहे ज़ोन? देखो, आज मैंने एक ही ज़ोन यूज़ किया था, क्योंकि और कुछ था नहीं उसमें स्पेशल। मैं अभी भी दोबारा से बाइंग में जा सकता था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि यार ओवर ना हो जाए, इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। ज़्यादा ज़ोन्स ओवर हो जाते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो इट्स ओके टू बी स्मॉल थिंग। सो वेलकम बैक टू एमएमसी 5 ईयर रोड मैप। अच्छा, मेरे लिखने में ना थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, आपने देखा होगा ना? अ, राइटिंग थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि मैं आजकल वैसे वाले पेन से बुक पे लिख रहा हूँ, मतलब एक डायरी में ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो इस वजह से ना मेरे ये वाले पेन पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूँ फिर अपलोड करूँ, ठीक है? सो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि आज से कुछ टाइम पहले हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी मार्केट्स में कि हम लोग ट्रेड कर पाएँ, प्रॉफ़िट्स वग़ैरह ले पाएँ, ठीक है? एक एक्स्ट्रा हमें
जनरली इनकम सोर्स मिल पाए, ठीक है? तो जब ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं जो ऐड होने लगती हैं। उसके बाद मार्केट्स की समझ हुई, इंडिकेटर्स आए, प्राइस एक्शन आया एंड देन एसएमसी आया, फिर उसके बाद आई लॉन्च्ड माय एमएमसी और उसके बाद तो आपको पता ही है मार्केट को देखने का नज़रिया जनरली बदल ही गया, ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया इतने टाइम तक और बने रहे, जो भी लोग मेरे 2 साल जब से मैं आया हूँ तब से मेरे साथ एमएमसी के साथ बने हुए हैं। ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है? चलिए, तो लेट्स से हमारे पास पिछले 1 साल का यहाँ पर मैं दोनों लोगों के लिए बात करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले बिगिनर लोगों के लिए भी बात करूँगा और यहाँ पर जो ऑलरेडी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा, जिनको मैं ठीक है? जिनको मैं वॉरियर्स बोलूँ। दे आर नॉट प्रो, दे आर जस्ट वॉरियर्स। तो जो भी मेरे साथ डे 1 से या डे 100 से हैं, ठीक है? तो मैं उनको यही बोलूँगा, दे आर द वॉरियर्स क्योंकि उन लोगों ने अब तक एक ही चीज़ पे टिके रहने की कंसिस्टेंसी दिखाई है और अच्छा खासा रिज़ल्ट आई थिंक आ रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की, यानी कि जिनका अभी नया एक फ़ेज़ चल रहा है इस फ़ील्ड में। तो ये सबसे पहले आप समझिए, देखो यहाँ मैं डिटेल में बात करूँगा तो थोड़ा-सा इसको देख लेना। सो बिगिनर लेवल पे यू थिंक कि ये एक सोर्स की तरह है, ठीक है? दिस इज़ ए टाइप ऑफ इनकम सोर्स, ओके? और ये एक स्किल की तरह भी है, यानी कि इनकम सोर्स आप इसको एज़ ए न्यूली स्किल भी कह सकते हो, ठीक है? अब इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं, फ़ेजेज़ हैं, जो मैं आपको फ़ेजेज़ वाइज़ बताऊँगा, किस तरीके से आप इसके अंदर फ़ेजेज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपके सामने आते हैं लर्निंग फ़ेज़। जो आपका लर्निंग फ़ेज़ है, बिगिनर्स के लिए है, फिर मैं वॉरियर्स की तरफ चलता हूँ, ठीक है? मज़ा आएगा सुनना ध्यान से। लर्निंग फ़ेज़ में देखो एमएमसी की ही मैं बात करूँगा तो यू हैव टू लर्न, आप कोशिश करो कि आप 22 के 22 फ़ेज़ को अच्छे से समझो पहले। उसके बाद फिर आप उसमें से ये डिसाइड करो कि हाँ, मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है। तो ये डिसाइड करना आपके खुद की डिसीज़न के ऊपर है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि यू ऑल हैव टू लर्न एमएमसी ऑल 12 फ़ेज़ेज़, 22 फ़ेज़ेज़ सॉरी। अब ये 22 फ़ेज़ेज़ में एक-एक फ़ेज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इसको अपग्रेड करके अपग्रेडेड अल्टीमेट एमएमसी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? जिसे आपको जो अपग्रेडेड लाइव स्ट्रीम है, जो आपने देखा होगा पिछले साल की मार्च की जो लाइव स्ट्रीम है, मार्च के बाद तक की, ठीक है? उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। पुरानी लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो आपको सारी अपग्रेड एमएमसी दिख जाएगी, ठीक है? ये फ्री वालों के लिए बोल रहा हूँ, ऑलरेडी फ्री, और जो एमएमसी पेड लोगे तो उसमें तो ऑलरेडी एमएमसी का एक अपग्रेड वर्ज़न पड़ा हुआ है। सॉरी। दूसरा, एक और इस साल का मैंने एक्सक्लूसिव अपग्रेड एमएमसी क्रिएट किया है, जिसमें 22 फेज़ की जगह मैंने सिर्फ़ एक सिंगल फेज़ बनाया है इन सब का, जिसमें एक ही स्ट्रैटेजी है और उसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बात की, कि कौन-सी मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन-सी यूज़ आपको करनी चाहिए, जिससे अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, जिसमें कम मेहनत हो, जिसमें जो आउटपुट है वो बहुत जल्दी निकले, ठीक है? तो वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो लेट्स सी कि वो मैं कैसे अपलोड करता हूँ, आपको कैसे वो शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिगिनर लोग जो फ़ेज़ 1 है, आप उसे ध्यान दें, ठीक है? फ़ेज़ 1 के अंदर आपको 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले आपको मार्केट के रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर पे ध्यान करना है। दिस विल कवर 90% ऑफ योर एनालिसिस। 90% पार्ट रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है और ये आपका साइकोलॉजी बेस्ड है, ठीक है? यानी कि ये आपकी स्किल, यानी कि आपके साइकोलॉजी बेस्ड, ठीक है? साइकोलॉजी बेस्ड है। इसको आपको सीखने में कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 महीने लगेंगे।
इट टेक्स 2 मंथ, और एक्सटेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल भी लग सकता है। तो ये आपका 5 साल में 1 साल तक का तो ये प्रोसेस हो गया आपका 1 ईयर का। अब ये रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में देखो यही एक चीज़ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ही है एवरीथिंग, एमएमसी इज इक्वल टू रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी का जो इसके अंदर और भी पार्ट है दैट इज द 1%, मैं इसका लेता हूँ, ठीक है। फेज 1 के अंदर जो सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे 1%, इट इज द सी सी पीज, द कंफर्मेशन मॉडल, और ये आपके इसका सिर्फ 1% पार्ट है, क्योंकि इन्हीं को हम लोग एंट्रीज कहते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें भी आपको वही सेम चीज 2 मंथ से 1 साल इसके अंदर लग जाएगा, ठीक है। ये इसके इंटरनल का ही पार्ट है, अलग नहीं है, इसके अंदर ही। जैसे शुरुआत में पहले आपने रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर सीखा, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि जो कंफर्मेशन मॉडल है आपने उसको सीखा, और देन उसके बाद आता है आपका रेस्ट बचा हुआ जो आपका 9% पार्ट है, दैट इज द CMS। जो 9% है ये आपका CMS है, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसे सीखने में आपको लगेंगे आफ्टर, ये आपका आता है बाकी के नेक्स्ट फेज का। शुरुआत में इसे आपको सीखने में 1 मंथ लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में सीख जाओगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, और कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। CMS अगर हम बात करें आगे की, नेक्स्ट ये आपका 1 साल का पार्ट है कि ये हाँ मैंने 1 साल में ये सारी चीजें कर ली ऑन, ये सारी चीजें कहाँ, स्मॉल कैपिटल या तो बिल्कुल छोटी कैपिटल पे, स्मॉल कैपिटल लाइक एग्जांपल के लिए मैक्स टू मैक्स $500, मैक्स टू मैक्स, और मतलब लोएस्ट आप ये समझो $50 से मैक्स टू मैक्स $500 तक, विदाउट प्रॉफिट। उसके बाद आपके सामने आती है या तो स्मॉल कैपिटल या फिर डेमो। डेमो में जितना आप कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेमो से इमोशन क्रिएट नहीं होते। इसे आप जितना कम करोगे उतना ज़्यादा होगा, और इसे आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? तो दिस इज ए ट्रेनिंग फेज। नाउ अब हम बात करते हैं CMS के बारे में। CMS के अंदर जो आगे की चीज़ है वो आती है कैपिटल को कंपाउंड करना, उसे मैनेज करते रहना। वो सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट ईयर में आती है, ठीक है, कि अगले साल हमें अपने कैपिटल, देखो कभी भी ये मत सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, लोग तो दुबई घूम रहे हैं, सबने गाड़ियां ले ली हैं वगैरह वगैरह, कि कोई पे आउट दिखा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, मुझसे बड़ा कोई एक्यूरेसी वाला नहीं है, ठीक है, मेरे तो डेली प्रॉफिट होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ना देखें, अपने ऊपर भरोसा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे देखा है कभी प्रॉफिट दिखाते हुए, गाड़ी दिखाते हुए, ठीक है, दुबई की रेत में स्विमिंग करते हुए, सॉरी स्विमिंग तो नहीं कर सकते, स्लाइड करते हुए, ठीक है। हालांकि सब कुछ क्या हुआ है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप ऐसा करोगे। तो दिस इज ए सिंपल थिंग कि दूसरों को देख के आप ऐसे प्रभावित मत हो, अपने ऊपर देखो कि मेरा क्या प्रोसेस है, व्हाट आई हैव टू डू, मेरे लिए सबसे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखो मेरे को कोई कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखी है लाइव स्ट्रीम की, मैं कोई ऐड नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं फ्रीली यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक चीज़ की, डेट इज़ ए रेस्पेक्ट, ठीक है, डेट इज़ ए लॉयल्टी। ये मैं पैसे से भी नहीं खरीद सकता और ना ही कोई इस चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। आप चाहे कितना पैसा बना लो, मैं सुबह ऑलरेडी ट्रेड बना के छुट्टी कर चुका हूँ, आपने देखा होगा मेंटिस वालों को, मैं कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह आप बने नहीं, आप अपने आप को अपने से बेहतर बनाओ। मैं भी डेली अपने आप को अपने से बेहतर बनाता हूँ, हालाँकि कभी मैं सो जाता हूँ बेहतर बनाने के चक्कर में, लेकिन फिर से दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। सो आफ्टर 1 मंथ जब ये कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, देन यू हैव टू गो ऑन द सेकंड ईयर। द सेकंड ईयर इज़ फॉर द कैपिटल ग्रोथ सिस्टम, CGS, ठीक है। और ये जो CGS है, कैपिटल ग्रोथ सिस्टम, दिस कवर 100%
याद रखना मार्केट में ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, कैपिटल मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर आपका पैसा फ्लो कर रहा है, देन एवरीथिंग विल गो परफेक्टली। अगर आपका पैसा एक जगह टिका हुआ है, तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन से खत्म हो जाए। सिंपल। सेम चीज़ यहाँ है। तो अगर आप मान लो कैपिटल को ग्रो करने की बजाय उसमें खर्चे ऐड कर सकते हो। अब मैं थोड़ी-सी डीप में बात करूँ जो रियलिटी है। सीजीएस का क्या मतलब होता है? सीजीएस का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपनी कैपिटल को ग्रो करते हो विद इंक्लूड करके एक्सपेंसेस को। सो अब यहाँ पर वी हैव 2 थिंग्स। सबसे पहले जो हमारी मेन थिंग है वो है कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमेशा आपके प्रॉफिट से जो भी आपका पी&एल या प्रॉफिट होंगे लेट्स से होप सो हमेशा पॉजिटिव सोचा करो कि प्रॉफिट्स होंगे एवरी डे। ठीक है? हमेशा ये सोचो वी विल बी प्रॉफिटेबल, आई विल बी प्रॉफिटेबल, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। गलत ट्रेड भी सही हो जाती है ऐसी लाइन बोल से। अब तुम डेली गलत करो तो फिर तो देखो हर दिन नहीं होगी ना, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर वाला को भी अपना रिस्पेक्ट रखनी है तो बट पॉजिटिव रहना ज़्यादा अच्छा है। सो एक्सपेंस और प्रॉफिट में लेट्स से हमारे पास में प्रॉफिट होता है एग्जांपल के लिए यहाँ पर। ठीक है? आपने बोला कि मेरे मंथ के एंड में $1000 का प्रॉफिट होता है। आपने $1000 में से एक्सपेंस कर दिया मान लीजिए $800 का। आपके पास कितना बचा? $200। तो आपके कैपिटल में तो $200 ही बचे ना। अब जब कैपिटल में $200 बचे तो कंपाउंड करने में तो और भी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि आपने 80% प्रॉफिट का पहले ही निकाल दिया। अब जब 80% निकाल दोगे तो कंपाउंडिंग में तो फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए जो प्रॉफिट होते हैं उनको रीइन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में। फिर दोबारा उसको रीइन्वेस्ट किया जाता है। दैट इज़ हाउ द कैपिटल कंपाउंडिंग वर्क्स, कैपिटल ग्रोथ सिस्टम वर्क्स। इसमें एक्सपेंस ऐड ही नहीं होता है क्योंकि एक्सपेंस करने के लिए यू नीड द सेकंड और प्राइमरी इनकम सोर्स। समझ आया? The $1000 will converted into 1500, then 2000, then 280, then 4000। इस तरीके से। अब अगर आप इसमें से एक्सपेंस कर दोगे, मान लो आपने इसमें से काटना शुरू कर दिया वैसा हर बार, तो कैसे ग्रो होगा? फिर तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा ना ऐसे। ग्रो ही नहीं हो सकता फिर तो कैपिटल। कैपिटल कैसे ग्रो? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कैपिटल ग्रोथ सिस्टम में एक आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इन सोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स प्राइमरी सोर्स वो है जो आप अभी कर रहे हो। उसको छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि अगर आप उसे करके आज भी खा पी रहे हो ना, तो इसका मतलब वो आपकी प्राइमरी हमेशा रहेगी। यू आर जस्ट अभी आप ना ये सोच रहे हो कि मैं उसको बंद कर दूँगा, ये शुरू कर दूँगा, यहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है। ये गलतफ़हमी है, मैं अभी बता रहा हूँ, अब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ, उससे मेरे ठीक है, उससे मेरे ब्रेड पकौड़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। हालाँकि मैं नहीं खाता पर फिर भी तो दिस दिस शुड बी ये फ्लो होनी चाहिए। ये ऑलरेडी आपकी फ्लो होनी चाहिए हमेशा। ये आपके फ्लो हमेशा होनी चाहिए। जो सेकेंडरी सोर्स है, वो आपका हमेशा ये होना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स हमेशा ट्रेडिंग को दो, प्राइमरी मत देना कभी भी। वरना हमेशा प्राइमरी सोर्स पे बंदा 90% फ़ोकस करता है और सेकेंडरी सोर्स पे कम 10% 20% फ़ोकस करता है। तो ऑलवेज़ ट्राई इट कि दिस
सिस्टम शुड बी इन द सेकेंडरी सोर्स, जिसके बारे में किसी को ना पता हो। तभी तो जाके आपके एक्सपेंस खत्म होंगे। अभी एक्सपेंस आपके कहाँ जाएँगे? दिस एक्सपेंस विल गो टू द प्राइमरी इनकम सोर्स, जो कि आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। अब अगर आपके पास प्रॉफ़िट आ गया, आपको लगा यार अब तो मैं बना रहा हूँ यार 70-80 हज़ार 1 लाख मेरे हर महीने करीब-करीब मेरे प्रॉफ़िट हो जाता है ट्रेडिंग से। एक काम करता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, है ना? और अब इसमें से खर्चा करना शुरू करता हूँ। जहाँ मैं महीने के 15-20 हज़ार खर्च कर रहा था, अब मैं महीने के 70, 50, 60 हज़ार खर्च कर रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ ऐसे ही होता है। रियलिटी यही है। नाउ द क्रेडिट कार्ड बिल अपीयर्स एंड एवरीथिंग गोज़ वेल। ऐसे ही होता है। किस-किस के साथ ऐसा हुआ है? अब बात आती है उनकी जिनका कुछ है नहीं। तो देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइमरी सोर्स। आपको अपना प्राइमरी सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से जो इनकम आएगी वो भी तो फिर इन्वेस्ट करनी पड़ती है ना। समझ आया? उससे तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कैसे करोगे? नाउ ये तो चलो उनके लिए हो गया जो जनरली आपके, जिनके पास ऑलरेडी सोर्सेज हैं, बिजनेसेस हैं, जॉब है, वो सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। बट जिनके पास ऐसा नहीं है, तो देखो मैं यहाँ फैमिली को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बनने वाली चीज़ है और मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी करने वाले आइडियाज़ नहीं देता। ठीक है? ओके। सो व्हाट कैन बी द प्राइमरी सोर्सेस? यू हैव एआई, चैट जीपीटीज। सर्च करो यार, खूब आइडिया मिलेंगे। एवरीथिंग इज देयर। जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट, आपको पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये इतना तो काम कर ही सकते हो यार। यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। और यहाँ भी कंसिस्टेंसी चाहिए, यहाँ भी कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है? तब जाके आपके पास में एक प्राइमरी सोर्स बनेगा, देन दिल विल कन्वर्ट इनटू ए सेकेंडरी सोर्स, और फिर वो जाके आगे ये सारा सिस्टम होगा। फ्लो आपका इस तरीके से बनता रहेगा, अमाउंट का फ्लो ऐसे, ठीक है, बनता रहेगा। समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको समझने में मुझे 4 साल लगे हैं। इस चीज़ को समझने में ना मुझे 4 साल लग गए। ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आपको समझने में से 4 साल लगे, इसलिए मैंने 4 मिनट में समझा दिया। चलो, अभी तो शुरुआत हुई है थोड़ा-सा। तो सीजीएस में यही है कि हम लोग अपने प्रॉफ़िट को अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट। हमें कैपिटल $100 से $1000 कैसे होती हुई दिखेगी। ठीक है? नाउ चलो, वी फाइंड एवरीथिंग। सोर्स भी मिल गई, इनकम सोर्स भी मिल गई, हमने ट्रेडिंग भी करनी शुरू करी। नाउ हम लोग एक फ्लिप्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कि अगर लॉसेस होते हैं और कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, इट मीन्स आपने पिछले साल सीएमएस को ध्यान से नहीं पढ़ा। याद रखना, गलती आपकी ही होगी। ठीक है? मैं अपनी बात करूँगा। अगर मैंने
यहाँ पर ये $1000 लॉस कर दिए तो इट मीन्स इट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैंने शुरुआत में फेज़ 1 में 9% पार्ट जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने इसको इग्नोर किया, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम को इग्नोर किया, तभी मेरा यहाँ पर कैपिटल वाइप आउट है। अगर कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो कभी भी कैपिटल ज़ीरो नहीं हो सकती, चाहे लगातार 50 लॉस क्यों ना हो जाए, तब भी कैपिटल ज़ीरो नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल। जिस दिन ये हिला, उस दिन फिर सब हिला। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चार्ट पे क्या हो रहा है एक अलग चीज़, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो, वो तो एक लर्निंग चीज़ है, वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैनेजमेंट। दिस इज़ फॉर लर्निंग फेज़। लर्निंग फेज़ में आपका जो ये पूरा का पूरा सेकंड सेकंड ईयर है, ये आपका चला जाएगा एंड देन थर्ड ईयर में यू हैव ए सेकंड ईयर के लास्ट में आपको रिज़ल्ट 6 महीने में सेकंड ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे देन यू विल सी सम रिज़ल्ट्स, आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। ऐदर इन प्रॉफ फर्म, फंडेड अकाउंट्स, हर जगह पर, किसी भी जगह, ठीक है? सब जगह पे आपको अपने रिज़ल्ट दिखने शुरू हो सकते हैं। लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो। हर ओकेज़न में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किस चीज़ को देते हो? किसी मैरिज फंक्शन को देते हो या उस वक़्त आपके ट्रेड पे एनालिसिस आने वाला है उसको देते हो? आपको पता है एक ऐसा टाइम था, एक मेरा एनालिसिस था, ठीक है? और मेरा जो एनालिसिस था वो मेरे फैमिली में बहुत ही करीबी हमारे किसी की शादी थी, ठीक है? मुझे चंडीगढ़ जाना था। उस दिन मुझे पूरे दिन मार्केट में बैठ के अपने एनालिसिस मुझे लग रहा था कि आ सकती है उस दिन, तो उस दिन मेरा एनालिसिस आ गया वो। मेरी पोज़ीशन वहाँ उस दिन बन गई। अब मैं क्या करता? अब मैं 10 से 15 लाख की ट्रेड नहीं छोड़ सकता, ठीक है? इन केस कि अगर कोई कितना ही बड़ा ओकेज़न क्यों ना हो। इफ यू हैव ए वन वर्ड, कांग्रेचुलेशन, सब ठीक हो जाता है। अगर आप बोल भी दो चाहे ना हो तो। कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना उस केस में। तो यही चीज़ है आपके ऊपर कि आप जनरली अ, किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। इफ यू सी द प्रायोरिटी इज़ योर सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी के बाद, देन यू कैन। समझ आया? और देखो कोई भी आपको कुछ भी कहता हो कि भाई मैं आप कुछ कर नहीं रहे, खाली बैठे हो, मुझे भी कहते हैं, मुझे हालाँकि आज भी कहते हैं, चैट में भी 2-3 लोग कहते होंगे कि मैं फ्रॉड हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरा सुबह ट्रेड में इतना बन गया, इतना पूरे साल में आपका नहीं बनेगा, ठीक है? तो मैं शांत हूँ और मैं कोई शेयर वगैरह कुछ नहीं करता। आई एम जस्ट सिंपल पर्सन, ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तो आप क्यों इतना ज़्यादा सोचोगे इस बारे में कि भाई लोग क्या कहते हैं? लोग कोई नहीं कहता, कुछ भी आपको लग रहा है, ठीक है? कोई आपका $100 का अकाउंट नहीं देख रहा। ठीक है? ओके, सो आफ्टर दिस ये कभी भी चेंज नहीं होगा इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दिस रिमेन्स ऑलवेज़ सेम। ये जो सिस्टम है, जो यहाँ से शुरू होता है, दिस विल बी परमानेंट, ठीक है? दिस विल बी परमानेंट और मेबी आप कह सकते हो ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा सेम रहता है। इट्स जस्ट लाइक ए कैलकुलेशन। ये एक कैलकुलेशन या कैलकुलेटर की तरह काम करता है। ओके? अब बात करते हैं हम लोग हमारे इस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको ऊपर बताया। आरओएस एंड सीसीपी इनके अंदर चेंजेज़ हैं। इनके अंदर क्या चेंजेज़ हैं कि हम लोग बात करेंगे इस साल 2026 में मार्केट में बहुत कुछ चेंज आया। 2026 में बहुत चेंज आया, आप देखोगे तो गोल्ड में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? ठीक है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाकी और भी कई सारे एसेट्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम कम हो गया है, जैसे आप देखोगे बिटकॉइन बहुत कम हो गया है, इथेरियम बहुत कम हो गया है, बाकी के कुछ और भी कॉइन्स है, जैसे मैंने डोज कॉइन के बारे में एनालिसिस करा था, कुछ टाइम पहले सुई यूएसडीटी पे भी था मैं बहुत लंबे समय तक, तो उनमें भी अच्छा खासा एनालिसिस था बट
अब वो सब डेड से हो गए हैं, सब में कम खत्म एक तरह से वॉल्यूम हो चुका है। तो अब उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनमें रेपुटेशन यूज़ करना चाहिए या फिर हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? कौन-सा कॉइन बेस्ट है? किस पे हम लोग चलते रहें? ठीक है? क्यूएफएल काम नहीं कर पा रही है, आरओएस चेंज होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लर्निंग फेज़ के अंदर ही जो अब वॉरियर्स हैं जनरली, वॉरियर्स के बारे में भी है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग वॉरियर शुरू करते हैं अपना, जो ऑलरेडी जानते हैं। तो अब आने वाले जो भी साल हैं, उनके अंदर हमें मार्केट में कोई चेंज नहीं दिखेगा। मार्केट में क्या होगा कि जो कैंडल्स के साइज़ हैं, कैंडल्स के जो साइज़ हैं, वो बढ़ते रहेंगे। यानी कि आप इनका कह सकते हो कि जो कैंडल के साइज़ हैं, वॉल्यूम है, वो बढ़ता रहेगा। लेकिन उससे स्ट्रक्चर पे कोई स्ट्रक्चर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल। वी हैव टू डिक्रीज़ सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जाके आपको विदिन दिस ईयर भी आप देख लोगे, ठीक है? आपने पिछले साल भी ये चीज़ महसूस करी, तो उनमें मैं आपको कुछ इग्नोर वाले पार्ट बताता हूँ, कौन-कौन सी चीज़ इग्नोर हो सकती हैं, जो इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ें जो हम इग्नोर कर सकते हैं दैट इज़ यू कैन सी टीबीसी सबसे पहले, समझ आया? टीबीसी, टीबीसी का कोई भी पार्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जस्ट यू कैन लर्न एक कर्व लाइन यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, यू कैन यूज़ सिंपल एक कर्व लाइन, बाकी इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो हमने टीएलसी के अंदर देखा था, टीएलसी में और एसएलसी में आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नथिंग, नो टीएलसी, नो एसएलसी। किसी भी तरीके के डुअल कॉन्सेप्ट्स को यानी कि डुअल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे नी कैप्स हैं, ठीक है? जैसे देखो अगर मैंने टीएलसी लिखा है एवरीथिंग विल कवर, टीएलसी में सारी चीज़ें आती हैं, डेकर लाइन, ट्रेंड लाइन, बट लाइन, हर जितनी भी तरह की स्ट्रेट लाइन्स हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। एसएलसी का मतलब स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके सामने आती है फेक आउट थ्योरीज़। फेक आउट थ्योरीज़ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना ये, इन दोनों को छोड़ के आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आरओएस में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। तो उन्हीं उन्हीं कुछ चीज़ों में से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें हमें आने वाले टाइम में इग्नोर करनी है, यूज़ नहीं करनी, ठीक है? टीबीसी में ऑलरेडी आप चाहे तो कर्व लाइन यूज़ कर सकते हो क्योंकि कर्व लाइन थोड़ा-सा ब्रेकआउट को इंडिकेट कर देती है। बट कर्व लाइन हो या ट्रेंड लाइन हो, वो दोनों जैसे टीबीसी में कर्व लाइन है, ऐसे ही टीएलसी में आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो, उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सारे कॉन्सेप्ट तो पता ही हैं, इसलिए मैंने वॉरियर्स के बारे में बोला है, कि वॉरियर्स ऑलरेडी सब जानते हैं। या कर्व लाइन में आप ब्लैक माइंड लिख सकते हो, ब्लैक माइंड का मतलब कर्व लाइन ही है। गॉट इट? इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई, ओके? वॉल्यूम बर्स्ट एंड एग्जॉस्ट, ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता होने चाहिए वो अलग बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि आप सारे फेस पढ़ो जो बिगिनर है। अब हम मैं बोल रहा हूँ तो बिगिनर को नहीं समझ में आ रहा है ना क्या इग्नोर करना है। तो जब आपको मार्केट में सारी की सारी चीज़ें पता होंगी देन यू नो कि व्हाट वी हैव टू इग्नोर, द टाइम इज़ देयर। ये जो आज का टाइम है,
ये हम लोग अब आपको पता लगा कि हाँ, जब मुझे सारी चीज़ें पता है तो मुझे इग्नोर करने वाली भी चीज़ें पता है। अगर आपको मार्केट में एक भी हिस्सा पता नहीं होगा ना, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप हमेशा सोचोगे ये तो इस बारे में शायद बताया नहीं, ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट चीज़, दिस इज़ अ वॉल्यूम बर्स्ट एंड वॉल्यूम एग्ज़ॉस्ट, ठीक है? सो यहाँ पर जितने भी आपके वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वॉल्यूम एब्ज़ॉर्प्शन, यू डोंट नीड वॉल्यूम एब्ज़ॉर्प्शन। कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स, माइनर, मेजर, नथिंग, गॉट इट? दैट्स इट। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें इग्नोर करोगे जितना ज़्यादा आप मेन चीज़ों पे फ़ोकस करोगे। अब हम बात करते हैं किन चीज़ों पे आगे जाके हमें फ़ोकस करना है या आज से फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट वन्स। देखो पहले इनके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर इग्नोर करो, ठीक है? क्या-क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सीसीपीज़, सीसीपीज़, ठीक है? डब्ल्यूएलसी, विक लाइन कॉन्सेप्ट्स, ये ज़रूरी है। कर्व लाइन, कर्व या फिर ट्रेंड दोनों लाइन ज़रूरी हैं, ठीक है? क्वांटिटी बॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड द डायरेक्शन एनालिसिस और साथ में भरपूर मात्रा में पेशेंस, दैट्स इट। समझ आया? तो इसीलिए चीज़ों को आगे जाके कम करना पड़ता है। आप हमेशा आपको अगर फ्यूचर में 1 लाख रुपए के जूते मिलते हैं, तो आप अपने घर की सारी चप्पलें उठा के नहीं जाओगे अब। आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जिनसे आप चल के आए हो, आपको हमेशा उसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है? मैपिंग-वैपिंग के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। डीएनए मैपिंग तो छोड़ दो, वो तो अलग चीज़ है। मैपिंग तो बहुत एडवांस्ड है। उसके लिए आपको क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ, एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों। क्यूएफएल आरओएस में क्यूएफएल ही आता है ब्रो। आरओएस का मतलब क्यूएफएल, ठीक है? आरओएस इज़ इक्वल टू क्यूएफएल, सिंपल। आरओएस में क्यूएफएल है, एफएमएफआर है, ठीक है? बार पैटर्न जितनी भी चीज़ें हैं, फिबोनाची वगैरह सब आरओएस में आता है। मतलब जिन चीज़ों से आप रिपिटेशन को फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ज़रूरी है। एंड यू विल अगर आपको पता लग गया कौन सी चीज़ कहाँ से रिपीट कर रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है? सो दिस इज़ द मेन थिंग जो आपकी आने वाले टाइम में जनरली हेल्प करेगी। ये शायद पहले का है। यहाँ तक समझ में आया सभी को पहले ये बताओ? एफएसएफ, एसएसएफ, आरओएस सब आरओएस में आता है। स्ट्रक्चर्स हैं ये रिपिटेशन ही तो हो रहा है तो आरओएस में ही आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? दैट इज़ हाउ वी हैव टू डेवलप। मार्केट के स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड में आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो वो ज़्यादातर आपको एफ एम एफ आर करके ही देगा ज़्यादातर। जब तक 3-4 उसमें एफ एम एफ आर नहीं हो जाते वो मूव नहीं देगा, और जब वो मूव देगा तो बहुत लंबे लंबे मूव देगा, तो वहाँ बड़े आर आर निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक सिंपल सा है, देखो मैंने पहले की तरह मैं ज़्यादा डीप में इसके अंदर नहीं लेके जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सी एम एस ही होता है। सी एम एस ही होता है, सी एम एस ही रहेगा। मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाएंगे जिससे लॉट साइज कम हो जाएगा, सारा का सारा बाहर आपका निकल के आता है ऑलरेडी सी एम एस के बाद। सिंपल। क्यू एफ एल तो आर ओ एस के अंदर है, उसे थोड़ी छोड़ दोगे आप। गॉट इट। सो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं ऑन चार्ट। ओके, सभी को चार्ट दिख रहा है मेरा। सो जैसे आज की एनालिसिस थी हमारी, आज की ट्रेड थी यहाँ से सीधे ऊपर। इफ यू कैन सी, देखता हूँ मैं यार ड्राइंग कहाँ, ये रही देखो ड्राइंग, दिख रही है सभी को। तो उसमें क्या स्पेशलिटी है? नथिंग, जस्ट रिपीटेशन ऑफ दिस। कल की रिपीटेशन मैंने आज यूज करी है, ठीक है। इसमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में रेंज एनालिसिस भी इंक्लूड है, ये चीज़ याद रखना। जो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आरओएस में आती हैं, आरओएस में सब कुछ आता है, एवरीथिंग। अब बताइए किसी किसकी क्या प्रॉब्लम है कि इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया। अब ये चीज़ कब तक काम करेगी? ये आपके 2 साल तक, अगले 2 साल बाद मैं फिर से अपग्रेड करूंगा, पार्ट 3 लेके आऊंगा, उसमें देखते हैं क्या मैं ऐड करता हूँ क्या मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। WLC विकलाइन कॉन्सेप्ट है, कैंडल विक प्रेशर है, वो सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा विक बड़ी है छोटी है वहाँ से थोड़ी आइडियोलॉजी पता लग जाती है, ठीक है। सीसीपीज में आफ्टर इफेक्ट आता है ब्रो, आफ्टर इफेक्ट सीसीपी में आता है। ये सारे इंटरनल कॉन्सेप्ट है, मैंने मेजर के बारे में बात की, उनके अंदर इंटरनल है। आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है, गैप्स ऑफ हेवन है, ठीक है, ब्लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके सीसीपीज के अंदर ही आती है। वो एंट्री मॉड्यूल का एक तरीका है और कुछ नहीं है, एंट्री मॉड्यूल का बस एक तरीका है। CBDR भी आपका है, ROS उसके अंदर आता है, CCPs के अंदर। देखो जो भी कैंडल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी CCPs के अंदर आएंगी। जहाँ पर भी आप एंट्री जगह को सही कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो एंट्री मॉड्यूल को, वहाँ पर आपके CCPs के अंदर वो चीज़ें आती हैं। गॉट इट। इफ वी इग्नोर चेंज ऑफ करेक्टर बिहेवियर देन हाउ वी विल नो द ट्रेंड? ऐसा कुछ नहीं भाई, ये ऊपर तुम्हें दिख रहा है, ऊपर जा रहा है ट्रेंड, मैं फिर से देखा ऊपर ही जा रहा है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड रिपीटेशन, बस रिपीटेशन ही फाइंड आउट करना है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया 90% इज द ROS माइंडसेट। कहाँ से कौन सी चीज़ रिपीट करोगे उसके लिए आपको करेक्टर फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल भी मैं यहाँ बैठा था सेलिंग में, आपको याद हो, यहीं से सीधे नीचे आई थी मार्केट, फिर यही इस्तेमाल किया है मैंने ऊपर से नीचे लगाने में, ठीक है। तो मार्केट ने मुझे बढ़िया सप्लाई यहाँ ला के दी है, मस्त एकदम सप्लाई जो है ला के दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की। FMFR यही तो है रिपीटेशन, यार तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, तुम FMFR पूछ रहे हो, ROS में FMFR नहीं आता।
आरओएस में सीसीपी नहीं आती? सीसीपी अगर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर एफएमएफआर नहीं आएगा? कैसा सवाल पूछ रहे हो ये? इसका मतलब आपने शुरुआत का 1 साल में कुछ नहीं सीखा। वही गलती जो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरा लॉस हो जाता है दूसरे साल, कैपिटल ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि मैंने पिछले साल अच्छे से सीएमएस नहीं सीखा है। मैंने कैपिटल इमोशनल कंट्रोल पे काम नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई मेरा लॉस हुआ है। समझ आया? यार देखो इसमें कितनी बढ़िया ट्रेड थी ये, देख रही है? ये भी हो जाता अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट। सेम टू सेम एनालिसिस है। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एंड देन मैं यहाँ से यहाँ तक लगाता इसको एंड देन मस्त एकदम यहाँ से मुझे मूव मिलता बुलिश का। और एकदम यहाँ से 1:2 से भी ऊपर, क्या बात, एक ही कैंडल में मूव आया देखो, एक ही कैंडल में मूव। ओके गाइस, सो ये थी आपकी छोटी सी एक मास्टर क्लास, छोटी सी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेट्स सी एक एक छोटे छोटे वर्ड पे कौन क्या क्या ध्यान देता है।